Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स काफ़ी गर्मा गई है शिवसेना को खासकर लेकर। इसका असर नवी मुंबई में तो खैर पड़ ही रहा है, लेकिन नवी मुंबई के अपने इश्यूज भी हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं सिविक बॉडी के, जिसकी वजह से और मुद्दे ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स है, मुद्दे हैं और ये सब फिलहाल स्थिति क्या है और आगे नवी मुंबई किस तरह से बढ़ रही है, ये आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पैनल के साथ। मैं अपने एस्टीम पैनल से आपको सबसे पहले मिला दूं। मेरे साथ सीधे हाथ पे बैठे हैं नामदेव भगत साहब, जो राष्ट्रवादी को लीड कर रहे हैं नवी मुंबई में और काफ़ी पुराने सीनियर लीडर हैं नवी मुंबई के। बहुत बहुत स्वागत आपका भगत साहब। मेरे साथ लेफ्ट में है रामचंद्र घरत साहब, जो बीजेपी को काफ़ी टाइम से लीड कर रहे हैं और बहुत बखूबी लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और बीजेपी तो हर जगह छाई हुई है। बहुत बहुत स्वागत है घरत साहब आपका। मेरे राइट में है एक और बहुत ही सीनियर लीडर, जो कि अभी फिलहाल कहना चाहिए कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप से हैं, विठल मोरे साहब, जो बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। बहुत ही टेस्टिंग टाइम्स हैं मोरे साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। एंड हमारे साथ नए उभरते लीडर कहना चाहिए लेकिन काफ़ी सीनियर ये खुद भी है, रोहिदास पाटिल साहब, जो कि अभी मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे गट नहीं कहना पड़ेगा, शिवसेना ग्रुप ही कहना पड़ेगा, शिवसेना से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पाटिल साहब, पहली बार आप हमारे शो में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी चल रहा है चिन्ह को लेकर, नाम को लेकर, टेस्टिंग टाइम्स है। मोरे साहब, एकदम से हालात बदल गए हैं। हालात बदले तो ज़रूर है, लेकिन बदलते हुए हालात को हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और ये जो हालात बदल रहे हैं वो आम जनता को किस तरह वो जनता ले रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम समझते हैं कि जिस तरह हालात बदलने की कोशिश हो रही है वो कोशिश आम जनता को मंजूर नहीं है। इसका नतीजा आज आप रोक रहे हैं, नतीजा को रूलिंग पार्टी या हमारे सामने के जो लोग हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मौका आएगा तब ये मतदाता परिस्थिति अनैसर्गिक बदलने वालों को सबक सिखाएगी, ये मेरा दावा है। पाटिल साहब, आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी जीत है और एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा मोहर है आपकी पार्टी पर। सही बात है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया है, शिवसेना अपना शिंदेगढ़ को अभी जो सिंबल मिला है, शिवसेना पार्टी मिला है, तो जो निवडणूक आयोग ने जो दिया है वो तो कुछ सोच के दिया होगा। आपको तो मालूम है कि अभी सम्माननीय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो पार्टी बनाया, जो आमदार उनके साथ आए, 40 आमदार और 10 अपक्ष आमदार और 13 खासदार आए, तो उनको लेके उन्होंने जो गठ बनाया और उसके बाद में इलेक्शन आयोग ने, कमिश्नर ने जो निर्णय दिया वो सोच समझ के दिया है। क्योंकि अपन को मालूम है कि इसमें ये जो चुन के आए लोग हैं, ये शासकीय लोग हैं, जैसा लोगों ने चुन के दिया, लाखों लोगों ने एक एक आमदार चुन के दिया है। तो 40 आमदार बोले तो कितना लोग उनके साथ में वोटिंग किया है, तो वो सब साथ में उनके, और काफ़ी नगर सेवक भी आज उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आमदार खासदार तो आई है, आपको तो मालूम ही है। 75% आमदार और 74% खासदार आज शिंदे साहब के साथ में है। वही देख के इन्होंने जो निर्णय लिया, इनका जैसा इनका कहना है कि नेता गए हैं लेकिन पब्लिक नाराज है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो पब्लिक अभी जो है, जो कट्टर लोग है वो नाराज है, वो तो सही है, मगर काफ़ी लोग भी उनके साथ में गए ना, उनका काम देख के गए। आज अभी हम देख रहे हैं 20 साल से हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, 25 साल से मैं शिवसेना का काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना काम करने के बाद
25 साल शिवसेना का काम करने के बाद भी हम लोग शिंदे साहब के साथ क्यों गए, तो उसको भी कुछ रीज़न होएगा। जैसा हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे लोक प्रतिनिधि करके, पदाधिकारी करके, हम शाखा प्रमुख से आज उप जिला प्रमुख तक काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे गए। लेकिन 20 साल तो हम शिंदे साहब के अंडर में ही काम किया है और उनका काम करने का पद्धत है वो अलग है। वो फट से निर्णय लेते हैं, फटाफट काम करते हैं। कभी भी एनी टाइम आधा रात को भी कोई तकलीफ आई तो वो काम करते हैं, फोन उठाते हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इजीली एक्सेसिबल है। ये जो भगत साहब, ये जो बात हो रही है शिवसेना में जिस तरह से स्प्लिट हुआ है और आप लोगों के ऊपर भी असर हो रहा है क्योंकि आप महाविकास आघाड़ी के पार्ट थे, आपको लग रहा है कि ये जो अभी आप ग्रुप के साथ में हैं ये थोड़ा वीक हो गए हैं? कैसा है मालूम है आपको कि ये उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। वो जो हो रहा है वो सब लोग देखते हैं। जैसा मोदी साहब ने बताया कि वोटर्स को वो जो बात चल रही है वो कितना पसंद है तो पता चलेगा नहीं जब चुनाव होगा। तो अभी चुनाव होने नहीं दे रहे, बम्बई का चुनाव नहीं होने दे रहे, थाना का चुनाव नहीं हो रहा है, औरंगाबाद का भी होने नहीं दे रहे, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, ये चुनाव होने दे नहीं रहे। अब होएगा ना तो चिन्ह का डिसाइड हो गया। इसीलिए कि उनको डर है कि पब्लिक क्या करेंगे, तो ये चीज के लिए डर है। वो बड़े लोगों की बात है, हम लोग तो नुबाबे में बात करते हैं। तो मेरा एक कहना है कि देखो आप, ये लोकशाही है, बाबा साहब ने अपने को जो घटना दी है उसका अधिकार है। 40 आमदार उनके साथ गए, इधर तक ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बने, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो पार्टी बनी है, ये निवडणूक आयोग रहता है। जैसा हमारा संस्था बनती है तो संस्था धर्मादायित्व के पास रजिस्टर होती है, तो हम संस्था चोरी नहीं कर सकते। तो हम संस्था में रह के चुनाव ले सकते हैं, वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी बन सकता है कि वो उसका प्रमुख भी बन सकता है। लेकिन कुछ लोग लेके गए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बताया रोहिदास पाटिल साहब ने कि 40 आमदार उनके साथ है। अपक्ष तो उनका मैं नहीं गिनता हूँ क्योंकि वो अपक्ष है, लेकिन 40 आमदार, वो बहुत सारे खासदार उनके साथ गए। मनसे का एक आमदार है, कल उड़ के वो उड़ के चला जाएगा और वो बोलेगा कि ये पार्टी मेरी है, मानेगी कोई? उसको मान नहीं सकते। ये रहा बात अभी वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, ये और बी, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बी निवडणूक आयोग के पास चल रहा है। तो घटना तज्ञ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत सारे चीजों के ऊपर बहस चल रही, उसका निकाल आना बाकी है, तो निवडणूक आयोग ने रोकना चाहिए था। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन निवडणूक आयोग है, उसने कहा है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है ये बहुत भ्रष्ट आदमी है। उस भ्रष्ट मतलब वो गलत आदमी है, भ्रष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गलत आदमी है। जब ये सेंटर में प्रधान सचिव कोई डिपार्टमेंट के थे तब इसने बहुत घपला किया या कुछ लफड़ा किया है, उसको क्या शब्द है, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ऐसे आदमी को चुनाव का आयोग का प्रमुख बनाना ये तो गलत है, उसको हटाना चाहिए। उद्धव जी ने जो बोला कि भाई ये बर्खास्त करना चाहिए, तो उनके बीजेपी के जो बड़ा नेता है, जिनकी बहुत ये लोग तारीफ करते थे पहले सोनिया गांधी के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर, वो बोलते थे, अभी सच्चाई बोल रहे हैं। अभी पंढरपुर में जब आए थे तब भी उनको पूछा ये सरकार के बारे में, तब भी उन्होंने बोला ये गलत है करके। तो मेरा ये कहना है कि शिंदे साहब ने 40 लोगों को लेके गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये सब चीज़ लोगों को लोग पसंद नहीं आते, लेकिन तो भी अपन मान सकते हैं। लेकिन पार्टी मेरी है, चिन्ह ही मेरा है, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है हमें। तो मैं एक नागरिक करके बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी का पुढ़ारी करके बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग उनका जो अंदरूनी मामला है, ये लोग उनके बारे में वो बोलेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ आज पूरा महाराष्ट्र में देख रहे, अभी देखो बीबीसी का न्यूज़ के बारे में उन्होंने कुछ किया तो इनकम टैक्स का रेड हो गया, कोई बोलता नहीं। कुल मिलाकर घरत साहब बात घूम फिर के ये आती है कि ये सब चीज़ें बीजेपी मैनेज कर रही है। सर देखिए, बीजेपी के ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं लोग, कितने गलत ब्लेम कर रहे हैं। देखिए अभी ये सब दो ग्रुप अलग होने के बाद ग्राम पंचायत की इलेक्शन हो गई, तो अनैसर्गिक जो इन्होंने आगाड़ी की थी, हमारे साथ चुनाव लड़े,
हमारे नेता के फोटो के अंडर लगा के उन्होंने वोट लिया। उसके बावजूद हर मीटिंग में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार करके उद्धव जी ने भी तालियां बजाई। उसके बाद जो गणित बैठता नहीं, आंकड़े का जो गड़बड़ हो गया, उसके बाद इनके दिल में एक लालच आ गई और लालच के चलते वो बोलने लगे कि 2.5 साल चाहिए, 2.5 साल चाहिए, 2.5 साल चाहिए। हम एक वचनबद्ध पार्टी है, एक लोकशाही के अंदर रहने वाली एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो ये गलत चीज़ को भले हमारी सत्ता जाने चाहिए, जाने दो, लेकिन गलत काम में उसको साथ देंगे नहीं। इसके लिए वो अलग गए, आघाड़ी उन्होंने चुनी और आघाड़ी के साथ वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आपने देखा कि ग्राम पंचायत इलेक्शन, बार बार बोलते हैं ना इलेक्शन लो देखा जाएगा, इलेक्शन लो देखा जाएगा। ग्राम पंचायत के इलेक्शन में ठाकरे गढ़ 5 नंबर पे गया। अभी मोरे साहब ने बोला ये सब अनैसर्गिक हो गए। उस टाइम जो किया था उन्होंने, युति के साथ हमारे साथ लड़े, हमारे साथ लड़के चुन के आने के बाद ये उनके साथ गए, ये अनैसर्गिक था और वो अनैसर्गिक करके वो गए और उनकी गलती अभी वो भुगत रहे। तो उसके एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना दिया आपने, उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बनने दिया फिर 2.5 साल? वही तो है ना, गलत बोलते करके नहीं दिया और झूठ बोलते करके नहीं दिया। नहीं तो ये पार्टी सीएम के पद के लिए हड़पे हुए नहीं है, वो गलत बात कर रहा था, वो झूठ बात बोल रहा था। इसके लिए अभी तो देवेंद्र जी ने, हमें तो पहले ही मालूम था, रात को 1:15 बजे उद्धव जी, आदित्य जी और उनका एक जो मध्यस्थी था वो उनके साथ रहता है हमेशा, उसका नाम अभी आता है, वो तीनों थे। उन्होंने बोला कि हमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया है। तो देवेंद्र ने बोला कि इतनी बड़ी बात है, अगर वादा किया है तो मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं मालूमात करता हूँ। आपके सामने 1:15 बजे उन्होंने अमित शाह जी को फ़ोन किया, वो भी स्पीकर फोन पे फ़ोन किया कि आपने ऐसा उनको जवान दी है क्या? तो अमित शाह ने उसको बोला स्पीकर पे फ़ोन है ना, तो उनको सुना ले, उसको सुनने को बोलिए कि हमने ऐसा कोई वचन दिया नहीं। आपकी अगर युति नहीं होती है तो भले नहीं हुए, लेकिन हमने ऐसा कोई वचन दिया नहीं है। तो ये उठ के चले गए। उसके 2 दिन बाद वापस बैठने आए और उन्होंने पालघर की एक सीट मांगी जो हमारी थी। तब भी अमित शाह जी से बात हुआ कि ये पालघर की सीट मांग रहे हैं, पालघर की सीट पे युति वापस बन रही है तो क्या करनी है? तो अमित शाह जी ने बोला कि हमारी इतने साल की दोस्ती है, अलायंस है इतने सालों का, एक सीट भले उनको जावे, ये युति कर लेते हैं और वो युति हो गया। ये जो देवेंद्र जी ने सीधे मुलाकात में बता दिया, उसका जवाब तो देते नहीं, देना चाहिए ना भी जवाब कि ये क्या हुआ है। तो सारी सब झूठ चल रहे थे। आप क्या बोल रहे हैं? पब्लिक को अच्छा लग रहा है, पब्लिक मानने नहीं। अरे पब्लिक को तो अच्छा लग रहा है करके तो ग्राम पंचायत में नंबर 1 में बीजेपी आ गई, नंबर 2 पे एकनाथ जी शिंदे की पार्टी आ गई, 5वें नंबर पे फेंके गए। तो ये सब सारी चीज समझ करनी चाहिए कि अपने भले के लिए, आपके भले के लिए। अभी हमको चोर बोलते हैं, किसी को चोर बोलते हैं, क्या पार्टी आपकी है? पार्टी आपकी नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं की है। पार्टी में भी प्रोटोकॉल है, इलेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद वो उसका प्रमुख बनता है, वो खुद को मालिक समझता है। सब पार्टी इंडिया में, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सब पार्टी के मालिक है। ये सब लोग नौकर है, हम लोग सब मालिक है। हम कार्यकर्ता है ना, हम पार्टी के मालिक है। इसके लिए हम लोकशाही के ऊपर बिलीव करते हैं। ये लोग नहीं करते हैं, ये खुद को मालिक समझते हैं। मालिक समझने के बाद वो इतना दुख होता है। अभी राष्ट्रवादी के शरद पवार खुद को मालिक समझते हैं। अगर नामदेव भगत जी अगर पार्टी लेके गया लोकशाही के हिसाब से वोट करके वो पार्टी लेके गया, तो इनके ऊपर चोर बोलेंगे। क्यों चोर? ये लोकशाही है, इसका कोई मालिक नहीं होता है, इसके कार्यकर्ता मालिक होता है। तो ये समझना चाहिए। घर साहब, नवी मुंबई पे अगर आ जाए, अभी ये बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा चेंज हो गया है। पहले जैसे हमारे टॉक शो में भी आप एक अकेले रहते थे और 3 एक साइड में होते थे, अब आपको भी साथी मिल गए हैं। तो नवी मुंबई में इसका असर आप किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, बट शायद साल के एंड तक हो। इसका बहुत बढ़िया असर होएगा। 1 साइड हम लोग जीतेंगे और मेयर हमारा ही बैठेगा। हमारा मतलब आपका बैठेगा या भारतीय शिवसेना जनता का? पार्टी और शिवसेना का मिलजुल के मेयर बैठेगा। कौन सी पार्टी का दोनों में से? जो जिसका नंबर आएगा। ठीक है, उस पर आएंगे। आपको लग रहा है ये नवी मुंबई में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि आपकी जो एमवीए थी उसी में स्प्लिट हो गया है? नवी मुंबई में कैसा बनेगा, मुझे बताऊं कैसा बनेगा। आज कम से कम 20-25 सालों से गणेश नाइक साहब ये एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, पालक मंत्री रह चुके, और एक एमएलए है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो 16 साल से वो आमदार है।
एमपी रह चुके जो नाइक फैमिली से, फिर और एक आमदार रह चुके, महापौर उनके, सब चीज़ें। अभी इतना सालों से जो आज मुख्यमंत्री जी है, जो यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये सब चीज़ होने के बावजूद, इतना सब सत्ता होने के बावजूद, आज नवी मुंबई के महानगर पालिका के आयुक्त के कार्यालय में ये लोग सब दिखते हैं उधर। तो नवी मुंबई में क्या किया है? जो किया वो सिडको ने किया है। जो चीज़ किया वो महानगर पालिका के जो तिजोरी में जो पैसा था वो महानगर पालिका जिसने किया था, वो तो सिडको ने और एमआईडीसी ने तोड़ दिया जो किया था। वो बचा ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आगाड़ी बोलते हैं, आगाड़ी होने दो, आगाड़ी लोकशाही है, लोकशाही में कौन किसका दुश्मन नहीं रहता है, और राजकारण में तो कोई दोस्त रहता, दुश्मन नहीं रहता है। क्या होगा वो हो जाएगा पता नहीं चलता है। मेरा एक ही कहना है कि राष्ट्रवादी जो शरद पवार जी है, उन्होंने बोला कि मालिक है, वो मालिक 82 साल का इंसान बारिश गिर रहा है उसके सामने प्रचार कर रहा है। मालिक अपना एसी में और एंटी चेंबर में बैठा रहता है। अभी शिरडी में जो अधिवेशन हुआ, वो तो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो उन्होंने पार्टली वो डिस्चार्ज लिया और हेलीकॉप्टर से कार्यकर्ता को मिलने गए शरद पवार साहब। आप सोचो, तो ये उनका भाई ने उनको इसीलिए तो अध्यक्ष रखा है, तो वो उनकी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ उन्होंने बोला है कि हमारा महाराष्ट्र में अपना नगर पालिका, यहाँ ग्राम पंचायत में 1 नंबर, उन्होंने आंकड़ा बताने दो। हर पार्टी बोलती है, राष्ट्रवादी भी हम बोलते हैं कि हमारे 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस भी बोलते हैं और ये बीजेपी बोलते हैं। नवी मुंबई की मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास जैसे बोले आपने, दोनों एमएलए है। एक तो जिनको कहा जाता है कि नवी मुंबई के शिल्पकार है गणेश नायक साहब, नवी मुंबई बनाई। मैं आपको बताता हूँ, प्लस साथ में अभी इनके नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अभी कोई नगर सेवक नहीं, आज कोई भी न, हाँ, ये बात करो, माजी नगर सेवक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अभी 10-10 करोड़ रुपया, एक ने 10 करोड़ लाया, दूसरे ने 10 करोड़ लाया। 16 साल का और 25 साल का 10-10 करोड़ ये लोग लाते थे। आज कितना करोड़ होता था? आज स्पर्धा अच्छी चल रही है। के बारे में तो गणेश नायक साहब के बाद तो शिल्पकार कहा जाता है। नहीं, शिल्पकार कौन कहता है? आप लोग ही कहते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोला। शिल्पकार यहाँ के शिल्पकार, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के शिल्पकार इधर के जिनकी जमीन गई है वही शिल्पकार है। जमीन नहीं देती थी 5 रुपए में, तो आज ये शिल्प कैसा बनता था नवी मुंबई? ये जो चीज़ है भूल जाते हैं, प्रकल्पग्रस्तों को भूल जाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ है ना, ये डांडा और झंडा अपन देखेंगे ना, डांडा किसका रहता है, झंडा किसका रहता है, वो हम लोग बताएंगे ना उनको। विठल मोरे साहब आए, हम लोग है, सब काम दिखाएंगे। मोरे साहब, आपको लग रहा है कि नवी मुंबई में काफी वीक हो गई है आपकी पार्टी, क्योंकि एक तो अब इनको ऑफिशियली शिवसेना मान लिया गया है, प्लस ज्यादातर जो नगर सेवक थे, फॉर्मर नगर सेवक और बड़े लीडर्स जो थे, वो सब शिंदे ग्रुप में चले गए हैं। मैं ये सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहला घरत साहब और सुने मेरे दादाजी ने जो भी बात की, उस बात में मैं उनसे थोड़ा सलाह मसलत करना चाहता हूँ। घरत साहब बोले देवेंद्र जी, उद्धव जी, आदित्य जी साथ में बैठे थे और अमित शाह साहब को फ़ोन लगाया, स्पीक फोन पर रखा और बात की। घरत साहब और वहाँ पर मौजूद थे। मैंने शुरू में बोला कि देवेंद्र जी क्या बोल रहा हूँ, मेरा जवाब देखिए। मैं बहुत कुछ बातें बोल सकता हूँ इधर। घरत साहब वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, हम पब्लिक के सामने बोल रहे हैं कि देवेंद्र जी ने हमारी बात पब्लिक सुन रही है। आप जो बोल रहे हैं ना, उसको आप किधर तो सबूत रखिए। आप पार्टी का अध्यक्ष हो। हाँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं बोलूंगा, जो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ। क्या सबूत है आपके पास? सर, देवेंद्र ने अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए, आप सही बोलिए। मैं बोलो, मैं क्या बोलिए, आप सही बोलिए। मुझे बोलने का हक है ना। हाँ, बोलिए। आप बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आप सही बोलिए ना। उनका कहना है फडणवीस साहब ने बताया। नहीं, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, फडणवीस साहब झूठ बोल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं?
आप क्या बोल सकते हैं, मेरे बात को कट कर सकते हो? नहीं। तो तो जो बोल रहे तो अब टॉक शो में होना चाहिए। टॉक शो आप में हम क्या जो बोल रहे बात हैं? कर रहे हैं, टॉक शो में हम बात पब्लिक को उनको ये करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं बोल रहे। हमारी बात को अगर उसमें लोगों को कुछ लग रहा है भाई ये आइडियोलॉजी है, वो बोल सकते हैं ना। मैंने आपने पूछा, मैंने बोला ना। ठीक है, आप कहिए। मेरा वही बोलना है। अभी उनकी बात है, उन्होंने बड़े ताकत से बोल दिया बाकी सब पार्टी के मालिक है, हमारे मालिक डिक्लेयर्ड है, आपके मालिक छुपे हुए हैं। आज देश में कौन चला रहा है? हमारा हर कार्यकर्ता चला रहे हैं। गलत वो आप समझ रहे, लोगों को मालूम है आपका ये आज कौन चला रहे? 2 आदमी पार्टी चला रहे, पूरा देश चला रहे, आज पूरा देश को बेच दिया है। क्यों नहीं वो ये बात को माने आप? आज वही चल रहा है सब जगह। जो टाइम्स ने होश में जोश मत खो। बिल्कुल नहीं, हम होश में भी है और जोश में भी है। हम वही बोलते हैं आपको। आज ऐसा बोला भगत साहब ने निकाला ना बात टाइम्स की, तो क्या टाइम्स ने आपके अगेंस्ट लिखा तो बस उनके ऊपर इंक्वायरी लगी, ईडी लगी? ईडी आपका सर्वेंट है क्या? उससे काम करते हैं, करवाते हो क्या? अभी बहुत अच्छी नहीं, अभी रोहिदास पाटिल साहब, बात सुनिए, रोहिदास पाटिल साहब बोले ना 40 एमएलए हमारे साथ में आए, 13 खासदार आए। क्यों आए? उनको मालूम है ना, तो ईडी हमारे घर में आएगा, हमारा घर लॉक हो जाएगा, पूरा इंक्वायरी होगा। ऐसी कोई बात अरे आप भी क्यों गए? आप भी जाने का कारण क्या है? आप बोले ना 20 साल में आप शाखा प्रमुख नहीं रहे, आपको आखिर में उप जिला प्रमुख कौन किया? पार्टी किया, समझे ना? तो ये बोल रहा हूं मैं, ये इसके पीछे राज क्या है वो देखो। आप जब ऐसा उंगली थे, 3 उंगली आपकी तरफ है और आज लोग देख रहे हैं। मुंबई के भी ज्यादातर तो सब चले गए। कौन चले गए? जो वही जो उनको जिनको डर था ना वो चले गए। आज आप देख रहे हैं, मीडिया को सब मालूम है, हमारी पूरी ताकत है, हमारी पूरी ताकत है। नवी मुंबई में जितने भी आंदोलन हो गए ना, आप देखो, समझे ना? ऐसा मामूली आंदोलन नहीं हुए, हम पूरी ताकत के साथ। और ये बोल रहा हूं मैं, जिनको डर था वो गए, जिनको डर था वो गए। जाने वाले क्या बोले वो? विजय नहाटा एस ऑफिसर। शिवसेना में डेमोक्रेसी नहीं है। कौन बोला आपको शिवसेना में डेमोक्रेसी है? अगर शिवसेना में डेमोक्रेसी होती तो आपको 2 महामंडल मिलते थे। आपको ये मालूम नहीं, आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, कोंकण रीजन के आप कमिश्नर थे, आपको ये मालूम नहीं शिवसेना की पॉलिसी क्या है? इतना सब बटोरने के बाद उनका कहना है कि शिवसेना को जरूरत थी मेरी। अरे तो अभी क्या शिवसेना बंद होगी? अभी नहीं, अभी क्या शिवसेना बंद होगी? शिवसेना की बात देखिए, ये बात मेरे सामने उनको कहने दो, उनको लेके मुझे सामने आगे लेके गया, समझे ना? उनको जरूरत, पार्टी को जरूरत नहीं थी। 3 मीटिंग मेरे साथ में कराया, पार्टी ने नहीं बुलाया था। उन्होंने बोला मुझे शिवसेना में आना है, मैं इसका गवाह हूं, मैं उनको लेके गया हूं। हिम्मत है उनको बोलने की। बात सुनो, मैं बोलता हूं उनको, ये बोलेंगे ऐसा, उनको हिम्मत नहीं होगी बोलने के लिए, मेरे सामने बोलने दीजिए। क्यों? मैं उनको लेके गया, वो डर रहे थे सेना भवन में आने के लिए। वो बोला अरे मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो आगे। मैं बोला मैं हूं ना, आओ। लेके गया 3रे माले पे अनिल देसाई के पास, समझे ना? वो बोले मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कहूँ, मैं खुद लेके गया। वो क्या बोलेगा? आज मोरे साहब यही बोल रहे हो कि लेकिन ये सब चले गए हैं, तो इससे पार्टी आपकी वीक नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, और ताकत में है, ताकत में लोगों को, जो लोगों को इनके वजह से मौके नहीं मिल रहे थे, वो अभी आगे जाएंगे, वो आगे जाएंगे। देखिए, आप बोल रहे ना जो गए, उसमें से मेरे मित्र मिस्टर विजय चौगले, उनको एमएलए का मौका दिया, इलेक्शन का 2 बार, एमपी का मौका दिया, नहीं जीत पाए, मौके दिए ना। अभी कारपोरेशन में उनका दोस्ती देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में था, और वो विरोधी पक्षी नेता थे शिवसेना की तरफ से कारपोरेशन में। वो तो चित्र सबको मालूम था, समझे ना? सोलापुर में वडार समाज के लोगों का मेला बुलाया, वहाँ पर एकनाथ जी शिंदे थे, वहाँ पर हमारे राजन विचारी जी थे, देवेंद्र फडणवीस साहब थे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने डिक्लेयर किया उधर वडार समाज का महामंडल का अध्यक्ष।
देवेंद्र जी भाजपा के, विजय चोगले शिवसेना के, एकनाथ जी शिंदे शिवसेना के, राजन विचारे शिवसेना के, महामंडल डिक्लेयर किया किसको? शिवसेना के आदमी को। हाँ तो युति थी ना, हमारी युति थी ना। युति का बात नहीं है, युति का बात नहीं, युति का किसी को दिया नहीं। अरे हम क्या जिंदा है ना, हम पार्टी के एग्रेसर है, पार्टी को लीड कर रहा हूं मैं मेरे पास कोई बात छुपी नहीं है। मुझे ये जो दिख रहा है बात मैं बोला ना, जो सामने दिख रहा है। मौर्य साहब ये बताइए कि इतने लोग तो जा चुके हैं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही ये हुआ है कि अभी जो चिन्ह का और नाम का डिसीजन हो गया है, उसकी वजह से ये डर है कि जो थोड़े हैं वो भी और जा सकते हैं। देखिए आपने तो सामने से कहा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे से सब लोग आप तो पत्रकार है, वो फैक्ट है कि आपकी बात भी जो आप पत्रकारिता देखते हैं करते हैं। आज ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लेने के बाद सर्वे आए, वो सर्वे क्या है बताइए? मैं नवी मुंबई की बात कर नहीं, मैं नवी मुंबई के अभी सर्वे तो देखिए, सर्वे तो ऑल ओवर महाराष्ट्र का हो गया। पत्रकार है, हम देखते तो हमको ये दिख रहा है कि आपके काफी लोग तो अभी भी उनसे टच में हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, टच में हो गए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, विजय साहब को, विजय चौगले को मैं मित्र बोला मेरा, टच में कौन नहीं भाई? तो वो मैं अभी नहीं, अभी हमारे घरत साहब है ना, मेरे मित्र हैं। नहीं, ये मित्रता अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास आएंगे नहीं ना। क्यों नहीं आएंगे? आपके काफी लोग जो है उनसे ऐसे टच में है कि कल ये सब बोलने के लिए बात है, कोई टच में आपके हिसाब से कोई टच में नहीं है। हमने खुला बोला है, और उद्धव जी यही बोले। मैं 19 जून 1966 के पोजीशन में हूँ, जिस दिन शिवसेना बाला साहब ने स्थापन किया। ठीक है, जब एक मिनट स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्कशन करते हैं अपन। नहीं, नवी मुंबई का थोड़ा डिस्कशन करना है। वही बोल रहा हूँ, डिस्कशन आपने उनको शुरू करा। मैंने देखिए, मैंने मेरे तरफ से कितना कंक्लूड किया था। मैं बोला था कि मैं बढ़ाया था। आप शांत हैं? नहीं, शांत नहीं। जो बात गलत तरीके से हो रहा है उसको मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं मेरे तरफ से कोई ऐसा शब्द नहीं उठाया जो उनको लगेगा। मैं क्या बोला, इलेक्शन को रोका है, इलेक्शन होने दीजिए, सबक छूट जाएगा। यही बोला ना। अभी मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। आपने अभी नवी मुंबई का बात को वो पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ कि नवी डिबेट में आए तो एक ही तरफ से बात होगी। शिवसेना को कुछ, उद्धव ठाकरे साहब को कुछ बोलने का नहीं। नवी मुंबई में इलेक्शन रुके हुए हैं, 3 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और हमारे पास चुनाव नहीं हुए हैं। और इस बीच काफी समस्याएं जो ऐसा नहीं कि अचानक हो गई, पहले की थी, लेकिन और बढ़ गई। एक बहुत ही बड़ा जो इशू हो गया है वो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। गरज साहब, आपने बीच में उसके ऊपर भी काफी इशू किया था, अमनता ताई ने भी बोला था, आपने तो बहुत स्ट्रांगली कहा था कि कौन कौन जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा इशू हो गया, खासतौर से गांवठान एरियाज वगैरह में, कि बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। सब जानते हैं गर्जापोटी घर होते हैं, हम उनको लीगल नहीं बोल रहे, वो तो हक है, सबकी सहानुभूति है। लेकिन उसकी आड़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और इसमें पॉलिटिशियंस का, सभी पार्टीज का आ रहा है, और आप लोगों की तो और जिम्मेदारी होती है। सर मेरे को हाँ, मैंने बोर्ड लगाया था, लेकिन सर जिम्मेदारी आती है, नगर से हो गए, मैंने बोर्ड लगाया। रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, नवी मुंबई में नहीं है, लेकिन ओवरऑल रूलिंग पार्टी में और ज्यादा जिम्मेदारी आती है। आपके तो एमएलएस भी है, क्या हो रहा है इसके बारे में? सर ऐसा है ना, ये जो हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। मैंने मेरे वार्ड में बोर्ड लगाया था, बाकायदा बोर्ड लगाया था कि गर्जे पोटे में भी आप इतना हम आप मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में बहुत तकलीफ होने वाली है। आज कोई आदमी मरता है ना किसी घर में, तो बाहर लाने के लिए चद्दर का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सारी बात है ना, ये शॉर्ट टाइम का उनको उसका सुख मिल जाता है कि मेरा बड़ा घर हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम उसका बहुत बड़ा नुकसान है। आज मेरे सर गाँव में 3 घर है, 3 बिल्डिंग है, तीनों का ओसी है। मैं जाता है, बहुत बड़ी बात है। मेरे घर के बाजू में आके देखिए आप, जगह छुटा हुआ है, बहुत सारा जगह है। मेरे घर के सामने आज प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, मेरे जूनियर घर के सामने। तो ये सारी चीज़ है ना, मैं इसके लिए खाली एक ही पॉलिटिकल को जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूँ, एक ही आदमी को जिम्मेदार, ऑफिसर को भी नहीं पकड़ता हूँ ना मैं। वो देखो इसमें क्या क्या होता है, एक कोई तो ज़मीन हड़प लेता है, और वो ज़मीन हड़पने के बाद वो ज़मींदार, वो ज़मीन वाला क्या करता है, उसको भूमाफिया बोल जाता है। वो एक ऐसे बिल्डर को मिल जाता है, बिल्डर को बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, ये ज़मीन पे आप बांध लो। तो वो बिल्डर भी लालच में आ जाता है, सस्ते में काम बन जाता है, और अपना काम उड़ जाएगा। कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, ना सीसी, ना ओसी, ना किसी का एनओसी, वो भी साला घुस जाता है, वो भी एक जिम्मेदार है। उसके बाद जो अधिकारी है, पॉलिटिकल लीडर है,
वो भी उनसे बहुत बड़ी जिम्मेदार है कि मेरे वार्ड में अगर ऐसा काम चालू है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोगों ने भी उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद वहाँ का संबंधित उस टाइम का जो अधिकारी है उसको तो सस्पेंड है, उसके ऊपर तो गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि उसके नज़र के सामने वो काम बनता है, वो भी कुछ लेके हो जाता है। हमारे लोग भी, पॉलिटिकल लोग भी, मैं जोर से बोल रहा हूं, उस बिल्डर से पैसा लेके उसको अभय देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वो गिराक है। जो गिराक को मैं बोलता था, हर टाइम बोलता था हर आदमी को कि 2000 रुपया खर्चा करो, अब 20 लाख का घर मत लो, 2000 पहला खर्चा करो, एक एडवोकेट को मिलो, वकील के पास जाओ, इसके पेपर चेक कराओ, इसके पेपर चेक करने के बाद अच्छे राइट रहेंगे, इसका सीसी वगैरह है, स्टेटस अच्छे है, तो घर खरीदो। ये भी लालची लोग रहते हैं, 20 लाख का घर लेते हैं, जो 50 लाख का घर 20 लाख में लेते हैं और 30 लाख बचाने के चक्कर में बाद में तोड़ने के टाइम रोते हैं, हमारे सब जोवर गए, हमारी पूंजी सब गई, मैं रिटायर हुआ था, मेरा सब पैसा डाल दिया। ये चीज गलत नहीं है। तो ये पांचवी घटक जो है ना, पांचवी घटक इसके लिए दोषी है। बिल्कुल, ये सुनने में थोड़ा लगता है कि भाई ग्राहकों को आप ब्लेम कर रहे हैं, बट वो फैक्ट है है ना? कि सब होने के बाद भी भगत साहब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक मुझे हंसी आती है गरज साहब ने जो बोला इसके बारे में। अभी कल भी कोई एमएलए बोले कि वाशी गांव में पैसा लेते हैं। अरे नाम ले लो, सुने ना मोरे साहब, तेच विचार तुम्ही। त्यांनी सांगितलं की उन्होंने बोला पैसा लेते, काम बंद कर देते। आज हमारे सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है, उसमें मेरा नाम लेते, उसमें पैसा लोग मांगते हैं। आज गरज साहब ने बोला कि अनथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है, उधर पुडारी लोग और अधिकारी लोग और कौन कौन लोग पैसा लेते। नाम लेना चाहिए, पब्लिक के सामने हम लोग बोलते हैं, किसी को ऐसा वर्बली नहीं बोल सकते, वे नाम लेना चाहिए। दूसरी बात, एक जो चीज़ है अनथराइज कंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते, मैं उसको बोलता है गरजे पोटी बांधकाम, इसीलिए बोलता हूँ गरजे पोटी छोड़ के, सुनिए ना गरजे पोटी छोड़ के, सुनिए ना गरज साहब, स्टेटस नहीं है, गरज साहब एक बात बोलता, आपको बहुत सारी चीज पता नहीं। MRTP एक्ट जो कानून है उसमें गवर्नमेंट के जगह में जब हम बांधकाम करते उसको 30 साल हुआ तो जगह अपनी हो जाती है, वो कोर्ट में दावा पेश करना चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी का उधर वो लोग ताबे में रहता है, उसको 12 साल रहे तो वो जगह उनकी हो जाती है। मेरा ये कहना है कि गरज साहब जो बोल रहे हैं वो दर्द उनके पेट में क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ वो पब्लिक के लिए बोलना चाहता हूँ। सिडको कभी आई? 1970 में। आज क्या चल रहा है? 2023। कितना साल हो गया? 52 ईयर्स हो गया, 52 साल हो गया। यहाँ सिडको नहीं आती थी तो कलेक्टर को 10-10 साल में गांवठान विस्तार करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 10 साल में एक अलग लोक संख्या बढ़ती है। तो आपका क्या काम है गवर्नमेंट का कि लोगों को पैसा दे के जगह उपलब्ध करके देने की जिम्मेदारी कलेक्टर की रहती है, उसको गांवठान विस्तार योजना होता है। आज 52 साल हो गया, भले 10 साल छोड़ो 15 साल, तो भी 4 बार गांवठान विस्तार योजना होती थी। आज लोग क्यों अनधिकृत बांधकाम करते थे? आज पूरा सिडको इधर क्यों बनाया? मुंबई में भीड़ होगी, उनको इधर मार्केट बनाया। टीचर लोग का सोसाइटी बने, डॉक्टर लोग का सोसाइटी बने, जिनको घर नए BODP स्कीम बनी, LIG, MIG, HIG जो स्कीम बनी, वो क्यों बनी? मैं तो बोल रहा हूँ कि अपना यहाँ लोगों की गलती 100% है। गरज साहब जैसा बोलता है वैसा वो कानूनी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि आज पंतप्रधान योजना जो आवास योजना जो बनाई, ये पहले के जो सरकार थी उन्होंने ही बोला बनाना चाहिए था। अच्छी चीज़ है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अनधिकृत बांधकाम बोल रही है, अनधिकृत बांधकाम क्यों हो रहा है? आज सिडको इतना बड़ा संगठन संस्था है, आप देखो, वो दिन मैं देखा तो 600 करोड़ रुपया घर सिडको घर बनाएंगी और बेचेंगे, उनको 600 करोड़ देंगे। वो 600 करोड़ में और कितने घर बनेंगे पुगट? आज सिडको इतना सालों से खुद घर बेचते थे, अब ये कॉन्ट्रैक्टर कौन बनाया, कौन किया, MD ने कैसा बनाया? सुने ये आप जो बोल रहे हो, मेरा ये कहना है, गरज साहब जो बोल रहे हैं वो पार्टी का प्रेसिडेंट है। नहीं, ले लो ना आप, गरज साहब का स्टेटमेंट लेना ही चाहिए।
ये पहले भी पुडारी बोलते थे कि अनधिकृत नहीं होना चाहिए। गरज साहब, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये बात आपने बोला है, इसका मतलब दूसरे ने बनाया ऐसा होता नहीं। एक तीसरी बात, आपका कार्यकर्ता होगा, आप ये आज पब्लिक के सामने बोलो कि नुवांबे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नगर सेवक ने बांधकाम नहीं किया, बोलो आप। भगत साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, भगत साहब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, गर्जपोटी घरों की बात हम कर ही नहीं रहे, वो इशू है नवी मुंबई को सबको, हमको सबको मतलब वो क्या है, लेकिन उसकी आड़ में, हाँ, उसकी आड़ में बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं। तो कौन बना रहे? आप बोल रहे पुरानी, कौन बना रहे? वही तो पूरा सिस्टम में, जैसे सिस्टम में इनके, सुनिए ना, सुनिए मैं पार्टी की सबसे नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गर्जेपोटी का मीनिंग क्या है? गर्जेपोटी का मीनिंग क्या है? सब इन्वॉल्व, आप और हमको गरज साहब समझाइए। मैं बोलता हूँ गर्जेपोटी का मीनिंग ये है कि सिडको ने जिनको प्लॉट अलॉट किए हैं वहां पे विस्तार, गांवठान विस्तार न होने के बावजूद, न होने से कारण जो हमारे लोगों ने, जो हमारी पीढ़ी बढ़ी है, तो वो हमारे एक्चुअली प्लॉट के ऊपर, मतलब सिडको ने दिए हुए प्लॉट के ऊपर गर्जेपोटी बांध रहे हैं। वो बात एकदम सही है क्योंकि हमारा विस्तार नहीं किया, लेकिन गार्डन के प्लॉट, ग्राउंड के प्लॉट, रोड के जगह, ये सारी जगह पे जो बांध रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और वो जगह पे वो बांध के बेच रहे हैं और बेचने वाले दिक्कत ले रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरे एक मिनट, आपने बोला कि अपने पॉलिटिकल लोगों को भी लिया, मैं खुद छाती ठोक के बोलता हूँ, मेरे गांव में जो भी गर्जेपुटी बने हुए हैं, 1 रुपया किसी से लिया नहीं, अगर लिया होगा तो जान दूंगा, जान नहीं। वो ये नहीं, सुने, मैंने क्वेश्चन किया, आप जो बोल रहे हैं ना, हम क्यों नहीं बोल रहे कि हमने लिया नहीं? हम इतने 111 नगर सेवक है, गरज साहब जो बोल रहे हैं ना, हम भी बोल सकते हैं, हमको कोई बोले हमने पैसा लिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपने लिया है, नहीं, मैं क्या नहीं, जैसा वो बोले ना ऐसा वैसा हम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं, आप बीच में रोको मत, नहीं, उन्होंने सुने, पार्टी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना अतिक्रमण की बात, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिल्डिंग जो सिडको हो, महापालिका हो, पुलिस हो, आप पत्रकार हो, कोई भी हो, मैं पब्लिक के साथ हूँ। लोग चोरी कब करते हैं? जब उसको भूखा मतलब अनाज नहीं मिलता, तब। आप लोग की जिम्मेदारी, आप पेरेंट्स है, आज सिडको हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमआरडीसी हो, कोई भी हो, आप लोग जगह दो। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा नवी मुंबई का पूरा इंडिया से आएला और हमारे यहाँ का लोकल, आप घर बनाओ सिडको के, और लोगों को इधर के स्थानिक लोगों को घर मिले, स्थानिक मतलब यहाँ नवी मुंबई रहने वाले लोगों को। आप पूरा इंडिया के लोगों को क्यों घर देते हो? क्या जरूरत है? इंडिया का जो आदमी, समझे दिल्ली का आदमी इधर घर लेने को आएगा, पैसा भरेगा, रहेगा कौन? ये इशू अलग है, सिडको का डायरेक्टर बनूंगा ना तो ये सब कुछ करूंगा। अरे मैंने ये बात बोली है, ये गरज साहब, पाटिल साहब, आप भी समस्या नवी मुंबई नहीं बन रही आपके हिसाब? आपल्यावर येते समजत ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस के, हम गर्जापोटी को नहीं बोल रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के आपके हिसाब से ये समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? समस्या तो हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की समस्या हो रही है, मगर जो गर्जेपोटी का जो डेफिनेशन है वो सिडको ने बोलो या महाराष्ट्र शासन ने जो लगाया है, जो गर्जेपोटी घर बनाया है, क्योंकि गांवठान विस्तार नहीं हुआ, इसके लिए परिवार बढ़ गया, वो सब मानते हैं, लोगों ने बना, बिल्कुल वो हक था। लेकिन अभी सिडको रेगुलाइज करने को देख रही है, मगर उसका डेफिनेशन अभी ऐसा है कि उसमें जो रहने वाले लोगों को ही वो रेगुलर होएगा, ऐसा बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, उसमें बिल्डर ने 50-50 बनाया, काफी लोगों ने बेच भी डाला, तो उसमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छोटा मोटा घर है, चलो गर्जेपोटी है, गाँव वालों का है, तो वो सही है, लेकिन वो टोले जब इमारत बनाया है, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा घूम जो बास आ रहा है, वो अच्छा नहीं है। और अभी इसके दूसरा बात यह है कि हमारे मौर्य साहब, पहले मुद्दे पे जाता हूँ, मौर्य साहब ने जो बताया, अरे वो मुद्दा खत्म हो गया अभी और पीछे हम नहीं जाएंगे। मौर्य साहब, ये जो हम वहाँ पर बैठे हैं, गाँव का भी काफी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हिसाब से ये है, वो भी डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं। आपके ओवरऑल व्यू ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे क्या है? हर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है,
अभी हम लोग 4 लोग बैठे यहाँ पर, 4 पार्टी सर यही बोलते हैं, लेकिन हो रहा है नवी मुंबई में। हो रहा है, बात सुनिए। लेकिन क्या है, क्यों हो रहा है? एक ही आदमी की वजह से हो रहा है क्या? पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इसको रोकना ये नामुमकिन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको रोकना नामुमकिन है। एक तो सबसे पहली बात क्या है, नवी मुंबई ये जो शहर बना है ये बहुत ही सिक्योर से शहर है, हर कोई यहाँ पर आने का कोशिश करता है। रही बात यहाँ पर जो डेवलप एरिया रहा या जो डेवलप लीडर रहे, अभी उसमें हम लोग चारों लोग है यहाँ पर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें घरत साहब है ना, पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी बहुत सज्जन आदमी, उनको ये सारा पीछे का ये मालूम नहीं। वो खुद के लिए जो बोलते हैं वो हम उनसे ज़्यादा हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है। जो उन्होंने बताया, जो रामदेव भगत साहब बोले, हर पॉलिटिकल लीडर या जो लोग सामाजिक सेवा में हैं और जाके कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं, इलीगल काम कर सकते हैं, वो सब करवा के लेते हैं, या प्रशासन से लेते हैं, पुलिस कमिश्नर से करा के लेते हैं, या जो भी गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन वो करते लेते। अब हम इसको रोकने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। बट कैसे रुकेगा मोरे साहब? देखिए, अभी आपने बोला ना, थाना में असिस्टेंट कमिश्नर इतना पैसा लेता है, पब्लिक के सामने वीडियो आ गए कि वो बैठा है, उसके बगल में पैसे का पूरा तप्पी पड़ा है। वो आदमी ऑडियो क्लिप करते, जिसके खिलाफ जितेंद्र आवाड़ साहब ने, एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, तो वो उनके लड़के, उनको दामाद को और लड़के को मारने का प्लान करते हैं। और वो हिसाब से नहीं, एलिगेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही आदमी अतिक्रमण का है वो ऑफिसर। मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो ये जो आपका विषय है बहुत ही गहरा विषय है, हम उसको ये बात से सभी सहमत है, लेकिन ये नहीं हो सकता। उसका कारण देखिए, जो हमारा देश का सिस्टम है, हमारे महाराष्ट्र का वो सिस्टम है, हमारे नवी मुंबई का वो सिस्टम है, जब तक वो सिस्टम को हम बदली नहीं कर सकते तब तक ये काम नहीं चलेगा। अभी देखिए, कारपोरेशन में हमें कोई काम करना है तो मैं क्या करता हूँ, वार्ड ऑफिसर में कौन पहचाना है इसमें, भगत साहब, जरा वार्ड ऑफिसर को फोन करिए। भगत साहब का ही फोन क्यों वार्ड ऑफिसर लेता है, या घरत साहब है, उनको मैं बोलूँगा घरत साहब का ही फोन वार्ड ऑफिसर लेता है और उनकी बात क्यों सुनता है। ये जब तक बंद नहीं होता है ना, कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी बात को सुनना चाहिए, मेरा अधिकार है डेमोक्रेसी में, वो जब तक नहीं होता है ये नहीं रुक सकता है। अभी ताकत देखिए, किसी का ताकत 1 करोड़ का है, किसी का 100 करोड़ का है, किसी का 500 करोड़ का है। चोरी करता है, लेकिन चोरी करने वाले का भी सत्कार अगर बड़े मतलब पंतप्रधान किए तो चोर तो चोरी है। देखो, नीट के लिए कोई करता है, अभी पुलिस चौकी कितना है रास्ते में, फुटपाथ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। सुने सब अलग चीज से, नहीं, अलग नहीं, अतिक्रमण, वो कोई भी हो, आज फुटपाथ पे अतिक्रमण, सुने हटाने वाला क्या हम है क्या अथॉरिटी? क्यों नहीं आप लोग? अरे वो देखो, महापौर बंगला, मैं आपको बता रहा हूँ, महापौर बंगला, आयुक्त बंगला, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, वार्ड ऑफिस, भगत साहब, सुनिए, हम आप लोग को वोट करते हैं, हमारा क्या कहना है, जनता को जो चाहिए, कानून काय के लिए बनते हैं, जनता को। और दूसरी बात, जनता को गलत चाहिए तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट जब होती है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि पैर बांधने का और दौड़ने को बोलने का, मैं सिडको में डायरेक्टर रह चुका हूं, मैंने बोला आपको इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। आज इन्होंने बोला, हमारे पाटील साहब ने, रोहिदास पाटील साहब ने, की गरजेपोटी घरांचा प्रश्न सुटला। जानबूझ के ये सिडको के ऑफिसर, ये गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिसर कुछ ना कुछ उसमें रखते हैं। अभी कैसा रहता है, बांधकाम है, उसमें कमर्शियल होगा तो वो अतिक्रमण नियमित नहीं होगा। अरे एक बार अतिक्रमण नियमित करना है, वो कमर्शियल और रेसिडेंशियल, उसमें करने की जरूरत नहीं। और गरज साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गलत लगे या मोरे साहब गलत लगे, 5 रुपए जिसने जगह दिया, एक पूरा इंडिया में नवी मुंबई के जो 23 गांव है उसमें 1 फुट भी किसान को जगह रखा नहीं। ये एकमेव शहर है सिडको ने जो जगह लिया है, वो नुबाम्बे, ये जो नवी मुंबई, जो मैं रायगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये नवी मुंबई की बात करो, 100% जमीन लिया है, किधर जाएंगे लोग? अभी ये मोरे साहब का गांव है, किधर है? कोकन में। यहाँ कुछ हो गया तो कोकन में जा सकते, हम लोग किधर जाएंगे लोकल लोग इधर के? ये चीज मेन है। साफ है कि ये डिस्कशन बहुत जल्द ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी मुद्दे हैं और सभी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सही बात है, मुद्दे भी बहुत हैं नवी मुंबई के, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें अभी एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा और जो बाकी चर्चा है हम वो अपने अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स हमें दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में भी ये चर्चा हम जारी रखेंगे। तो आप सभी से फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम ये इश्यूज़ और बाकी के भी जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.